Hello friends, welcome to our YouTube channel Four Corners Compliance Solutions. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट 2020 एक नई रिजीम प्रोवाइड करता है जिसमें नॉर्मल रेट से थोड़े डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो टैक्स स्लैब्स क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं न्यू रिजीम में टैक्स ऑप्शन लेने के लिए, और उसके क्या अलग डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और कंडीशंस हैं जो सभी को फुलफ़िल करने होंगे अगर वो चाहते हैं कि उनको नए टैक्स रिजीम में टैक्स पे करें। चलिए डिस्कस करते हैं वो सभी प्रोविजंस। As per Finance Act 2020, there is an option to pay tax by individual or HUF। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो नई टैक्स रिजीम है वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ऑप्शन देती है। अंडर सेक्शन 115 BAC 1 में टैक्स टेबल है, उस रेट पर टैक्स दे सकते हैं ओनली इंडिविजुअल और HUF। अब वो नई रिजीम में टैक्स पे करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जो इंडिविजुअल या HUF को फुलफ़िल करनी होती हैं अगर वो नए टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि नए और पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स क्या क्या हैं। अगर आप देखते हैं स्लैब में कि 2.5 लाख तक दोनों ही रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं है, मीन्स कि नील टैक्स है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक की स्लैब में दोनों रिजीम में 5% टैक्स लगता है। उसके बाद हम आते हैं आगे 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे पुराने रिजीम में 20% है, जबकि नए रिजीम में 10% है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नए रिजीम में टैक्स 50% है ओल्ड रिजीम का। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम में पुराने रिजीम में 20% लगता है और नए रिजीम में 15% है। फिर 10 लाख से 12,50,000 तक की इनकम पे 30% है पुराने रिजीम में, और नए रिजीम में 20% है। पुराने रिजीम में 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे 30% है और नए रिजीम में 25% है। और ओल्ड रिजीम में 15 लाख से ऊपर की इनकम 30% स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होती है, और न्यू रिजीम में भी 30% लगता है। अगर आप यहाँ एक चीज़ देखें तो ओल्ड रिजीम में 10 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर होती है तो उस पर 30% स्लैब लगता है, लेकिन न्यू रिजीम में अगर 15 लाख से ऊपर इनकम होती है तो ही 30% रेट लगता है। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं काफ़ी सारे कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब में चेंजेस हैं काफ़ी सारे जो आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। अब दोनों ही रिजीम में अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से कम होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसमें अंडर सेक्शन 87A की एग्जम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। और इन टैक्स के अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स 4% दोनों ही रिजीम में एक्स्ट्रा लगता है, और सरचार्ज लगता है दोनों ही रिजीम में जो भी एप्लीकेबल होता है आपकी इनकम पर। अब न्यू रिजीम में हमें टैक्स स्लैब में तो काफ़ी बेनिफिट दिया, लेकिन साथ ही कई सारी डिडक्शंस हैं जो न्यू रिजीम में आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो न्यू रिजीम में नहीं मिलती हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली डिडक्शंस है LTA की। LTA मीन्स लीव ट्रैवल असिस्टेंट, जो आपको मिलता है एम्प्लॉयर से, वो न्यू रिजीम में नहीं प्रोवाइड करते। दूसरा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलती। थर्ड है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कई लोगों को अपने एम्प्लॉयर से
एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिलता है जो वो फुल्ली अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ के लिए खर्च करते हैं, लाइक टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए रिम्बर्समेंट मिलता है। तो वो न्यू रिजीम में उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। फिर है एमपी या एमएलए को जो मिलने वाले डेली अलाउंस हैं, कोई भी अलाउंस हो या कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस हो, वो नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में। फिफ्थ है कि अप टू 1500 तक रुपये पर माइनर चाइल्ड की जो इनकम एसएससी की इनकम में क्लब होती है, क्लबिंग प्रोविजंस के अंडर में, तो उसकी डिडक्शंस मिलती है सेक्शन 1032 में, तो वो भी न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। सिक्स्थ है कुछ स्पेशल प्रोविज़न लगते हैं अगर कोई नई एस्टेब्लिश यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम सेटअप करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें सेक्शन 10AA में कुछ डिडक्शंस देती है कि वहाँ पर आपकी जो भी इनकम होती है कुछ टाइम तक उस पर 100% डिडक्शंस मिलती है, तो वो न्यू रिजीम में एसएससी को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कई लोगों के लिए, क्योंकि सैलरीड पर्सन को ये मिलता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की प्रोवाइड की गई है, वो न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि अब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो भी न्यू रिजीम में आपको नहीं प्रोवाइड होगा। 8th है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन लेते हैं बोरो करके हाउस प्रॉपर्टी और उस पर इंटरेस्ट देते हैं जो, तो वो सेक्शन 24B में अप टू 2 लाख तक आपको अलाउ होती है, लेकिन न्यू रिजीम में ये भी डिडक्शन आपको प्रोवाइड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं जो ओल्ड रिजीम में अलाउ थी, लेकिन न्यू रिजीम में क्योंकि टैक्स स्लैब कम कर दिया तो आपको कई सारी डिडक्शंस भी अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन है डेप्रिसिएशन मिलता है एडिशनल 20% अगर आप कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये डिडक्शंस भी डेप्रिसिएशन की एडिशनल आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 15% इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन बैकवर्ड एरिया जो कि नोटिफाई की हुई हैं गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर 15% की जो डिडक्शन मिलती है वो न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर कोई टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो उसके लिए डिडक्शन प्रोवाइड की गई है 33AB में, वो न्यू रिजीम में एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट है कि साइट रिस्टोरेशन फंड में भी अगर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 33ABA में, तो वो न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट डिडक्शन है अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए और पे करते हैं किसी रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, तो वो ऐसी डिडक्शन हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट डिडक्शन मिलती है एक्सपेंडिचर के लिए साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट अगर हम किसी कंपनी को पे करते हैं, तो वो न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट डिडक्शंस एक्सपेंडिचर के लिए मिलती है जो कि रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च के लिए मिलती है, और जो हम किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पे करते हैं तो वो न्यू रिजीम में हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 1.5 टाइम्स एक्सपेंडिचर का हमें डिडक्शन मिलता है अगर हम किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पे करते हैं किसी नेशनल लेबोरेटरी या यूनिवर्सिटी या आईआईटी या किसी और स्पेसिफाइड पर्सन को अगर ऐसा अमाउंट पे करते हैं तो हमें 1 टाइम्स उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलती है, लेकिन ये डिडक्शन भी हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलती। अब सेक्शन 35AD में कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं उनके लिए डिडक्शन मिलती है, तो ऐसी डिडक्शन भी हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। फिर एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए तो उसका 100% डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35CCC में, तो वो भी हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलता।
19 पॉइंट में जो डिडक्शन है वो भी काफ़ी पेंशनर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फैमिली पेंशन कहते हैं इसे, जो कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितना अमाउंट आपको एज अ फैमिली पेंशन मिला है उसका 1/3 या 15,000 विच एवर इज़ लेस होता है वो अमाउंट हमें डिडक्शन मिलता है। तो वो डिडक्शन भी हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलती। अब नेक्स्ट 20 पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एसएससीज। यहाँ क्या कहता है कि कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर 6A में आती है, वो कोई भी डिडक्शन उस एसएससी को नहीं मिलेगी जो न्यू रिजीम में टैक्स पे करता है, एक्सेप्ट दीज 3 डिडक्शंस। मतलब न्यू रिजीम में टैक्स पे करने वालों को चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इन 3 डिडक्शंस को छोड़कर। अब ये 3 डिडक्शंस क्या हैं जो न्यू रिजीम में भी अवेलेबल हैं? पहली है, पेंशन स्कीम में अगर अमाउंट जमा करता है किसी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर जमा करता है तो अप टू 10% उसकी सैलरी का अलाउड होता है, जो ओल्ड रिजीम में भी है न्यू रिजीम में भी है। तो ये वाली डिडक्शंस एसएससी को न्यू रिजीम में भी मिलेगी। दूसरी डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। ये डिडक्शन भी दोनों रिजीम्स में अवेलेबल है। मतलब कि कोई भी, अगर ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 80JJAA, इसमें कोई भी अगर बिजनेस में नई एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस होता है या ज्वाइन करता है तो उसका 30% कॉस्ट जो एज अ डिडक्शन अलाउ होती है। उसकी सर्टेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो सेक्शन 80JJAA में मेंशन की गई हैं, तो वो दोनों ही रिजीम में अवेलेबल हैं। थर्ड है सेक्शन 80LA में अगर कोई बिजनेस है जिसकी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में है तो उसको 100% अपनी बिजनेस इनकम का डिडक्शन मिलता है। तो ये डिडक्शन भी दोनों ही रिजीम में अवेलेबल होती हैं। मतलब इस सेक्शन में ये बताया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो एज पर इनकम टैक्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर माना जाता है जिन्हें, उनकी बिजनेस इनकम 100% डिडक्शन मिलती है। तो वो दोनों ही सेक्शंस में अवेलेबल हैं। तो यहाँ हमने देखा कि न्यू रिजीम में कई ऐसी डिडक्शंस हैं जो ओल्ड रिजीम में अवेलेबल हैं, लेकिन न्यू रिजीम में चूँकि टैक्स रेट उन्होंने कम कर दिए तो इसलिए डिडक्शंस भी आपसे छीन लिए नए रिजीम में। अब कोई आदमी अगर नई रिजीम का ऑप्शन लेना चाहता है तो वो कब ले सकता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कब कब ऑप्शन ले सकता है। क्योंकि आपको पता है कि न्यू रिजीम है जो वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती है। तो अगर उस इंडिविजुअल HUF की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से भी है तो वो अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है सेक्शन 139(1) में, उससे पहले कभी भी वो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। और जिन एसएससी की इनकम बिजनेस प्रोफेशन को छोड़कर किसी भी हेड से इनकम है तो वो जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे उसी टाइम पे ही वो ऑप्शन ग्रांट करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया कि वो किस तरह से ऑप्शन ग्रांट करेंगे, कि कोई फॉर्म है या इनकम टैक्स पोर्टल पे कोई ऑप्शन आएगा उसको चेकबॉक्स को टिक करना है, या कोई फर्दर इनकम टैक्स पोर्टल पे ही कोई फॉर्म होगा ऑनलाइन जिसको अपलोड करके हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अगर किसी एसएससी की बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है और उसने वो ऑप्शन ग्रांट कर लिया है, ले लिया है, तो एक बार वो ऑप्शन लेने के बाद वो अगले सारे असेसमेंट ईयर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर एसएससी की बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम भी है और उसने वो ऑप्शन ले लिया तो उसको आने वाले अगले सालों के लिए ऑप्शन बार बार नहीं लेना। एक बार लेने के बाद वो ऑप्शन सभी आगे वाले सालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी की इनकम बिजनेस प्रोफेशन को छोड़कर सारे
जितने हेड्स हैं उनसे है, तो वो हर साल रिटर्न फाइल करते समय उस एसएससी को वो ऑप्शन उसको अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि कहाँ मेरा टैक्स ज़्यादा बच रहा है, तो वो ऑप्शन चूज़ कर सकता है रिटर्न फाइल करते टाइम। हर साल उसको वो ऑप्शन चूज़ करना है कि मेरा पुराने रिजीम में ज़्यादा टैक्स है या नए में है, उसके अकॉर्डिंगली वो चूज़ कर सकता है, उसको ये लिबर्टी है। लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो ये आपको लिबर्टी नहीं है। एक बार वो ऑप्शन ग्रांट कर लिया आपने तो वो अगले सारे ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। अब हमने देखा कि नए रिजीम में टैक्स स्लैब्स क्या हैं, क्या डिडक्शंस हैं जो हमसे छीन ली गई हैं न्यू रिजीम में, कब हम ऑप्शन ले सकते हैं नए रिजीम के टैक्स पे करने के लिए। तो अब इस नए टैक्स को पे करने के लिए हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होगी, तभी हम न्यू रिजीम में टैक्स पे कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो यही है कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ऑप्शन ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 से स्टार्ट हुई है, दैट इज़ फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 जो है आपका वहाँ से एप्लीकेबल होगी। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का पहला फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जिसके लिए आप ये नया ऑप्शन न्यू रिजीम में टैक्स पे करने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि एसएससी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर। मतलब कि अगर आपका 1 अप्रैल 2020 से पहले कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन है और वो लॉस और डेप्रिसिएशन किन कारणों की वजह से है, जो हमने ऊपर अभी डिडक्शंस पढ़ी सारी जो न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है, अगर वो कैरी फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन उन डिडक्शंस को लेने की वजह से है पुराने टाइम पर जब वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो ऐसा लॉस और डिडक्शंस आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। मतलब आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ना उसको एडजस्ट कर सकते करंट ईयर की इनकम से। अगर ऐसा कोई लॉस या डेप्रिसिएशन जो डिडक्शंस हैं, जो न्यू रिजीम में डिडक्शंस अलाउ नहीं है, उनकी वजह से है, तो एसएससी को वो लॉस नहीं मिलेगा, ना तो सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। अब करंट ईयर में अगर उसने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और उसके करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस है, तो नॉर्मल प्रोविजंस में क्या होता है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो वो किसी दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन न्यू रिजीम में आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर एसएससी को किसी दूसरे लॉ में भी कोई एग्जम्पशन या डिडक्शंस अवेलेबल है किसी अलाउंस और परक्विजिट के लिए, तो एसएससी ने अगर न्यू रिजीम चुना है तो उसको भी ये एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जो किसी दूसरे एक्ट में अलाउ हैं वो नहीं मिलती हैं। अगर एसएससी सेक्शन 115 BAC 2 की किसी भी कंडीशंस को ब्रीच करता है या फुलफिल नहीं करता, तो न्यू रिजीम में जो टैक्स पे करने का ऑप्शन है वो उसका इनवैलिड हो जाता है। 115 BAC सब सेक्शन 2 में कंडीशंस क्या थी जो हमने ऊपर पढ़ी कि डिडक्शंस हैं काफ़ी सारी, कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलता, तो वो सारी कंडीशंस हैं जो उसको फुलफ़िल करनी होती हैं। अगर उसमें से कुछ भी उसने फुलफ़िल नहीं किया तो उसको न्यू रिजीम में टैक्स का जो ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं होता। अगर ऐसा एसएससी जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और वो अगर कोई कंडीशन जो सेक्शन 115 BAC 2 में है उसको अगर तोड़ता है या फुलफ़िल नहीं करता, तो उसके लिए जो नया रिजीम में ऑप्शन है
वो करंट ईयर में तो उसको इनवैलिड होगा ही, बाकी आगे ईयर्स के लिए भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसको एसएससी को हमने बताया था पहले कि एक बार ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट सारे ईयर्स के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है विदाउट एनी फर्दर एक्सरसाइज। तो इसलिए अगर वो एसएससी करंट ईयर में कोई कंडीशंस को ब्रीच करता है तो वो नया रिजीम का जो टैक्स ऑप्शन है वो उसके लिए इनवैलिडेट होता है और आगे वाले सभी सालों के लिए भी इनवैलिडेट हो जाता है। एसएससी जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है और वो ऑप्शन न्यू रिजीम में टैक्स पे करने का ऑप्शन चूज करता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, और वो सभी आगे के सालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि किसी भी एक साल में जिसमें ऑप्शन सिलेक्ट किया उसमें तो उसने ऑप्शन वो न्यू रिजीम वाला लिया, अब लेकिन आगे आने वाले सभी असेसमेंट ईयर के लिए भी वो ऑप्शन उसको अलग से चूज़ नहीं करना, वो एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर उसको किसी आगे वाले टाइम में किसी भी एक ईयर के लिए ऐसा लगता है कि मुझे ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए, न्यू रिजीम में मुझे नहीं फ़ायदा, तो वो सिर्फ एक बार ऐसा कर सकता है कि वो अपना जो न्यू रिजीम में टैक्स पे करने का ऑप्शन है वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से वो फिर कभी भी न्यू रिजीम में टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा आगे के सभी सालों के लिए। जिस साल में उसने विड्रॉ किया ऑप्शन, तो उससे आने अगले साल जितने भी हैं उसके लिए भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर उस एसएससी की आने वाले टाइम में बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम ना हो, बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के किसी भी हेड में इनकम हो, तो वो फिर न्यू रिजीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। अब हमने कंडीशंस भी पढ़ ली, टैक्स स्लैब भी पढ़ लिया, क्या डिडक्शंस भी पढ़ ली जितनी भी हैं जो हमें अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। अब हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक केस बनाया जहाँ पर सैलरी इनकम हमने ली है 15 लाख, ये ग्रॉस सैलरी है। तो हमने दिखाया ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में ही 15 लाख आ गया। अब क्योंकि ओल्ड रिजीम में हमें डिडक्शंस मिलती हैं जो न्यू रिजीम में नहीं है, तो इस केस में हमने सपोज किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन है तो 50,000 मिलेगी। 80C में उसने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं सारी 1.5 लाख की, वो डिडक्शंस मिल जाएगी। 80D मेडिकल पॉलिसी उसने 25,000 की है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख का, वो मिल जाएगा उसको। तो ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है 1075, और न्यू रिजीम में क्योंकि कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो वो 15 लाख ही रहती है। तो आप देखते हैं इस केस में ओल्ड रिजीम में हमारा टैक्स पेबल आता है 1,40,400, जबकि न्यू रिजीम में 1,95 आता है। तो इस केस में 54,600 रुपये की सेविंग होती है हमारी ओल्ड रिजीम में। तो इस केस में ऐसा कोई केस हो जहाँ, तो उस केस में एसएससी को ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस में हमने इनकम 15 लाख की ली है, लेकिन यहाँ पर एक डिडक्शंस कम कर दी है जो कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की है जो ओल्ड रिजीम में मिलती है। तो उस केस में आप देखिए, अगर वो हम डिडक्शन हटा देते हैं तो हमें न्यू रिजीम में फ़ायदा होता है, माइनर सा ही फ़ायदा है, लेकिन टैक्स सेविंग है न्यू रिजीम में 7,800 रुपये की। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारी सैलरी इनकम हमने 9 लाख की ली है ग्रॉस सैलरी। अब उसमें डिडक्शंस हमने जो कि न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है, ओल्ड में है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि सैलरीड इनकम है 50,000 की। 80C में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट का लिया, 80D मेडिकल पॉलिसी 25,000, तो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है 6,75,000 और न्यू रिजीम में वो 9 लाख रखती है। तो इस केस में भी आप देखते हैं कि ओल्ड रिजीम में ही हमें 13,000 रुपये की सेविंग होती है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कब ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है, कब न्यू रिजीम में। तो एसएससी को अपना ऑप्शन देखने के लिए
दो सिनेरियो बनाने पड़ेंगे कि क्या ओल्ड रिजीम में उसका टैक्स आ रहा है, क्या न्यू रिजीम में आ रहा है, तभी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करे तो उसके लिए फ़ायदा हो। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल ने भी एक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पर वो अपनी ग्रॉस सैलरी और डिडक्शंस, एग्जम्पशंस जो भी हैं अवेलेबल वो डालेगा, तो दोनों सिनेरियो में वो उसके पास सेविंग्स आ जाएगी कि कहाँ पर उसको ज़्यादा टैक्स सेव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि नए टैक्स रिजीम में क्या क्या फ़ायदे हैं अगर कोई ऑप्शन ये सिलेक्ट करता है, ऑप्शन चूज़ करता है नए टैक्स रिजीम में टैक्स पे करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि इसमें कई सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं है, तो एसएससी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी अपनी टैक्स कंप्यूट करने में और रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि जब जितनी सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस अवेलेबल होती हैं तो वो हमें ऑनलाइन फिल भी करके दिखानी होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, और कंप्यूटेशन में उनका इफ़ेक्ट भी लेना होता है। क्योंकि नए रिजीम में ये कई सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं हैं, तो एसएससी ईजीली किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प के बिना कंप्यूट कर सकता है। अब नई रिजीम में एसएससी अपना टैक्स ज़्यादा बचा सकता है अगर उसके इन्वेस्टमेंट जो हैं या डिडक्शंस हैं या तो बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसे केस में एसएससी की न्यू रिजीम में टैक्स काफ़ी बचता है। अब क्योंकि कई सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस अवेलेबल ही नहीं है न्यू रिजीम में, तो एसएससी को उनसे रिलेटेड पेपर्स भी संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो असेसमेंट के टाइम पे उसको शो करने होते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट है 80C में, 80D में, 80E में, ये सारी डिडक्शंस ही अवेलेबल नहीं है, तो इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी एसएससी को संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है। जिन एसएससी की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़कर किसी भी हेड में है, ऐसे एसएससी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हर साल नए या ओल्ड रिजीम या ओल्ड से न्यू रिजीम चूज़ कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन को से अगर किसी एसएससी की इनकम है तो उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक ही बार उस ऑप्शन को न्यू रिजीम वाले ऑप्शन को विड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा। अब नए रिजीम में क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में टैक्स हमारा कम बनता है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी 80C में जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो एसएससी के हैंड्स में ज़्यादा पैसा रहता है, परचेजिंग पावर उसकी ज़्यादा बढ़ती है, वो उसको किसी भी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है उस पैसे को। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं नए टैक्स रिजीम में ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। अब नए टैक्स रिजीम में टैक्स पे करने के कुछ डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस भी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये न्यू रिजीम सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही अप्लाई है, और कोई भी एसएससी लाइक सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उन एसएससी को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा नई रिजीम में जिनकी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हें ओल्ड रिजीम के कंपेयर में न्यू रिजीम में काफ़ी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर किसी एसएससी की इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि उसके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है न्यू रिजीम को से ओल्ड रिजीम में जाने की, बस वो अपना एक बार ही ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है न्यू रिजीम वाले ऑप्शन को, तो उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि कई सारी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट में करते हैं और डिडक्शंस अवेलेबल होती है चैप्टर 6A में, वो न्यू रिजीम में नहीं मिलती, तो ये इनडायरेक्टली
कि इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है, सेविंग्स को। अगर आपको वो डिडक्शंस मिलती थी तो एसएससी वो सारी इन्वेस्टमेंट करता था टैक्स सेव करने के लिए। अब क्योंकि वो डिडक्शंस ही अवेलेबल नहीं है तो काफ़ी सारे एसएससी वो इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इससे एसएससी की सेविंग्स कम हो जाएंगी। Thanks friends for watching our video. Please subscribe and do like our YouTube channel. For more updates, follow us on Facebook, YouTube. Thank you.